आज की हमारी कहानी है तेलंगाना के हैदराबाद के एक ऐसी डॉक्टर की जिसने अपने जीवन में कई पशुओं की जान बचाई होगी। लेकिन उस पशु डॉक्टर के साथ खुद जानवरों से बदतर सलूक किया गया। भारत में महिलाओं को किसी देवी से कम नहीं माना जाता। उसी देश में बलात्कार महिलाओं के खिलाफ चौथा बड़ा अपराध बन गया है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये वारदात है तेलंगाना के हैदराबाद के शादपुर में जन्मी 27 वर्षीय प्रियंका की, जो कि पढ़ लिख कर पशुओं की डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के साथ ही उसका सपना था कि वो अपने पिता के लिए बेटे का फर्ज निभाएगी, क्योंकि प्रियंका के कोई भाई नहीं था। उसके घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। प्रियंका चाहती थी कि उसके पिता को बुढ़ापे में कोई दुख ना हो, लेकिन भविष्य में किसी के साथ क्या हो वो कोई नहीं बता सकता। जिस पिता को प्रियंका जरा भी दुख नहीं देना चाहती थी, उस पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख मिल गया, और वो था अपनी बेटी के साथ हुई ये दरिंदगी। 27 नवंबर 2019 की तारीख थी। बुधवार का दिन था। इस दिन प्रियंका रेड्डी रोज की तरह अपने घर शादनगर से अपने कर्तव्यों को पूरा करने कोल्लूरू गांव के पशु अस्पताल पहुंची, जहां बतौर डॉक्टर प्रियंका काम किया करती थी। प्रियंका की ड्यूटी का समय सुबह 10 से शाम 7 बजे तक का था, लेकिन 27 नवंबर को प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए प्रियंका 7 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर खुद को डॉक्टर को दिखाने गई, जहां करीब उसी 2 घंटे का समय लग गया, और इसी के चलते रात काफी गहरी हो चुकी थी। सर्दियों के समय लोग अपने अपने घर में जल्दी जाना पसंद करते हैं, और उस दिन भी रात के 9 बजे तक सड़कें सुनसान हो चुकी थी। और तो और शादनगर से कोल्लारू के बीच एक हाईवे पड़ता है, जो कि काफी सुनसान रहता है। इसी बीच जब प्रियंका अपने घर की ओर रवाना हुई, तो बीच में ही उसकी लाल रंग की स्कूटी उसी हाईवे पर खराब हो गई। एक तो रात का गहरी होना, और दूसरा हाईवे पर इतने सारे आदमियों की निगाहें प्रियंका को देखना। इन बातों से प्रियंका अंदर ही अंदर घबराने लगी। रात के 9:27 पर प्रियंका अपनी छोटी बहन को फोन लगाती है और ये कहती है कि हाईवे पर उसकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन साथ ही लोगों की गंदी नजरें भी उसे परेशान कर रही हैं। इस पर छोटी बहन प्रियंका को गाड़ी को टोल प्लाजा पर खड़े कर कैब में आने की सलाह देती है, लेकिन इसी बीच एक सीधा साधा लड़का उसकी मदद के लिए आगे आता है। लड़के को देख प्रियंका की घबराहट थोड़ी कम होती है, क्योंकि लड़का थोड़ा शरीफ लग रहा था, और वो प्रियंका को ये कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मैकेनिक की दुकान है। अगर आप कहें तो मैं आपकी गाड़ी को उस दुकान तक घसीट कर ले जा सकता हूँ। प्रियंका बहन को ये कहकर फोन काट देती है कि कुछ देर में वापस फोन करती हूँ, और लड़के के साथ आगे निकल जाती है। करीब 2 से 3 मिनट चलने के बाद 3 लोग उस लड़के की मदद करने के लिए उसके साथ ही शामिल हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद बहन फिर से प्रियंका को फोन लगाती है, लेकिन अब तक प्रियंका का फोन बंद हो चुका था। 10 मिनट तक प्रियंका की बहन प्रियंका को फोन लगाती है, लेकिन बहन का फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है, और वो सीधा शादनगर थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये मामला कोल्लूरू गांव का है, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाओ। परिवार खुद ही आधी रात को प्रियंका को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन परिवार को प्रियंका कहीं नजर नहीं आती। करीब 20 मिनट गाड़ी घसीटने के बाद एक सुनसान जंगल आता है,
और चारों लड़के प्रियंका की गाड़ी को झाड़ियों में धक्का दे देते हैं। ये देख प्रियंका को समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों हैवान प्रियंका को कसकर पकड़ लेते हैं और झाड़ियों में ले जाते हैं और बारी बारी प्रियंका के साथ बलात्कार करते हैं। एक का मन भरने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, करीब 7 घंटे तक चारों दरिंदे प्रियंका के साथ बलात्कार करते रहे और इस हैवानियत को सहन करते करते प्रियंका की मौत हो गई। लेकिन वो चारों दरिंदे नहीं रुके। सुबह के 4 बजे तक चारों ने हैवानियत जारी रखी। इसके बाद प्रियंका की लाश को एक कंबल में लपेटा गया और ट्रक की कैबिन में डालकर चटनी पल्ली ले गए। साथ ही आरोपियों ने पेट्रोल से भरी एक बोतल भरवाई। चटनी पल्ली ले जाने के बाद प्रियंका की लाश में आग लगा दी गई और उसे हाईवे से नीचे फेंक दिया गया। इधर परिवार सुबह 6 बजे ही कोल्लारू थाने पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इधर चटनीपल्ली थाने में सुबह सुबह ही एक दूध वाले का फोन आता है और वो ये कहता है कि किसी की जली हुई लाश हाईवे के नीचे पड़ी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच अपनी कार्रवाई शुरू करती है और आसपास के थानों में फोन कर ये पता करती है कि किसी की गुमशुदगी दर्ज हुई है क्या। तभी कोल्लारू थाने की पुलिस से पता चलता है कि 27 वर्षीय लड़की का केस दर्ज हुआ है। इसीलिए चटनीपल्ली पुलिस प्रियंका के माता पिता और बहन को लाश की शिनाख्त करने बुलाती है। बेटे के दुपट्टे के टुकड़े और उसके गले में पड़े लॉकेट से परिवार को पता चल जाता है कि वो प्रियंका की ही लाश है। हालांकि बाद में डीएनए रिपोर्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि वो लाश प्रियंका रेड्डी की ही है। अब जो कहानी प्रियंका की बहन ने पुलिस को बताई थी, उस आधार पर पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाती है। इस घटना को लेकर लोगों में इस कदर गुस्सा था कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए, आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करने लगे। एक बार फिर लोगों को निर्भया कांड याद आ गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस घटना की कार्रवाई के लिए जब पुलिस आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची तो इस घटना के 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिस पर तेलंगाना पुलिस को दोनों आरोपियों का एनकाउंटर करना पड़ा और इस घटना के 2 आरोपियों की मौत हो गई। जहां इस घटना से भारत की आधी जनता खुश थी, वहीं इस एनकाउंटर से पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। लोगों का कहना था कि अगर पुलिस ही आरोपियों को सजा देने लगी तो देश में अदालत का क्या काम है, जिसके बाद उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और जब इस केस की छानबीन की गई तो पता चला कि किसी भी आरोपी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस ने जानबूझकर उन आरोपियों पर गोली चलाई थी। इन चारों आरोपियों के नाम पाशा, नवीन, केशव कुल्लू और शिवा है। हालांकि इस घटना पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस घटना में एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सजा हो सकती है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।